Hello students, welcome to my classes again. So today we are going to start with part 3 of unit 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बेटा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर लिया था पार्ट 1 में. एंड पार्ट 2 में हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल कंप्लीट कर लिए थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो देख सकते हैं. नाउ इन पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स जो दिए हैं FW टेलर ने. उसके पहले हम ये समझते हैं बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है. According to FW Taylor, scientific management means knowing exactly what you want men to do. यहाँ पे men कौन है? ये आपके एम्प्लॉई हैं, कि आपके जो एम्प्लॉई हैं ये आपके वर्कर्स हैं. मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉई है वर्कर्स हैं, वो लोगों से आप क्या काम करवाना चाहते हो. एंड सीइंग दैट दिस इज सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. ये जो बेस्ट वे है यही पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्रक्स है. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग दी बेस्ट वे. एक सही तरीका, बेस्ट तरीका क्या है काम को करने का. जब हम वो जिस प्रोसेस से वो बेस्ट वे ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वही प्रोसेस हमारा मैनेज करने का क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू FW टेलर क्या है, ये जानना, ये पता लगाना कि आप लोगों से क्या काम करवाना चाहते हो और फिर उस काम को करने का एक बेस्ट और चीपेस्ट तरीका ढूंढना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट है. It implies application of science to management. It means doing business activity according to standardized manner so that output quality can be increased and wastage can be minimized or wastage can be decreased. तो ये क्या है बेटा, ये है सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को आपको एक स्टैंडर्ड मैनर में करना है. स्टैंडर्ड मैनर में करने का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक आर्टिफिशियल फ्लावर है, इसकी मेरी फैक्ट्री है कि मैं आर्टिफिशियल फ्लावर प्रोड्यूस करती हूँ, तो वो फ्लावर हर सेम होना चाहिए. जो भी एक पर्टिकुलर टाइप का फ्लावर है वो सारे सेम हो, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट हो. स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने के लिए मेरे पास कुछ स्टेप्स होंगे कि आपको स्टेप 1 ये लेना है, फिर स्टेप 2 ये लेना है, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड सो ऑन, तब जाके आपका ये आउटपुट निकल के आएगा. अब जो ये स्टेप्स हैं बेटा, ये आपके स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, यानी कि ये सेम रहने चाहिए हमेशा. तभी हम बोलेंगे कि जो मैनेजमेंट है साइंटिफिक है. प्रोडक्शन टेक्निक हमारी साइंटिफिक है, हमारा प्रोडक्शन मेथड स्टैंडर्डाइज्ड है, और जो हमारा आउटपुट आएगा वो भी एक स्टैंडर्ड आउटपुट निकल के आएगा. स्टैंडर्ड यानी कि जो एक बेस्ट आउटपुट है वही हमेशा सेम क्वालिटी का निकल के आएगा. ऐसा नहीं होगा आपने एक बार तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया और उसके बाद उतना अच्छा प्रोडक्ट बना ही नहीं पाए. क्यों? जब अच्छा प्रोडक्ट बनाया था उस टाइम आपको पता चल गया कि यही मेरा एक बेस्ट तरीका है काम को करने का, क्योंकि मेरा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट इससे निकल के आया है. तो आपने इसको स्टैंडर्ड मेथड मान लिया, और जब इसी मेथड को बार बार यूज़ करोगे तो आपका प्रोडक्ट भी सेम आएगा और वो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट होगा. आई होप स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मैनर्स और प्रोडक्शन मेथड्स क्या हैं आपको समझ में आ गया होगा. Now he focused on finding one best way to do any given task. कोई भी जो टास्क हो रहा है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, उस हर टास्क को करने का एक बेस्ट तरीका ढूंढने के ऊपर उन्होंने एम्फेसाइज किया है. He thought that managers should follow a particular approach in a particular situation. ये भी पर्टिकुलर क्या है, ये पर्टिकुलर अप्रोच भी बेस्ट होनी चाहिए. एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर अप्रोच ही मैनेजर की होनी चाहिए, इंस्टेड ट्रायल एंड एरर अप्रोच. ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो एक बार हम ये करके देख लेते हैं, ये एक्शन काम नहीं किया तो हम ये वाला सॉल्यूशन लेके देख लेंगे, अगर ये मेथड भी काम नहीं किया तो हम ये वाला मेथड. दिस इज़ ट्रायल एंड एरर, कि आप ट्राई करते जाओ जब तक कि आपका आउटपुट ना निकल के आ जाए या आपको सक्सेस ना मिल जाए. तो FW टेलर ने कहा कि ट्रायल एंड एरर अप्रोच नहीं अपनानी है, हमें किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए पर्टिकुलर अप्रोच अपनानी है. He broke up human activity into small parts and found out how it could be done effectively in less time with increased productivity. जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है एक फैक्ट्री में, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बेटा डिवाइड कर लो, और फिर हर पार्ट को, इस एक्टिविटी की हर जॉब को, हर टास्क को करने का एक बेस्ट तरीका ढूंढो.
और वो बेस्ट तरीका कैसा होना चाहिए जहाँ पे आपकी कॉस्ट तो मिनिमाइज हो जाए और आउटपुट आपका मैक्सिमाइज हो जाए. He also said that workers should cooperate with management and there is no need for trade unions. उन्होंने ये भी बोला कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं उन दोनों को एक दूसरे की बात समझनी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि वर्कर्स मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेड है एंड मैनेजमेंट भी वर्कर के ऊपर डिपेंडेड है. दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं. जब ऐसा होगा तो दोनों आपस में कोऑपरेट करके चलेंगे एंड जब कोऑपरेशन होगा तो वहाँ पे ट्रेड यूनियन की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना था. ही एम्फेसाइज्ड ऑन दी पार्टनरशिप ऑफ मैनेजमेंट. उन्होंने पार्टनरशिप के बारे में बात की है. पार्टनरशिप किसकी? मैनेजमेंट, जो कंपनी है मैनेजमेंट में पार्टनरशिप है वर्कर्स की एंड मैनेजर्स की. दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड हैं. ऑल्सो मैं एक बात और बता देती हूँ, मैंने ऑल्दो प्रीवियस पार्ट्स में ये बात बताई है कि जो भी हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं बेटा, ये हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए कि टॉप लेवल मैनेजर्स को कैसा बिहेवियर अपना रखना चाहिए. लेकिन जब भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो वो हमेशा फैक्ट्री वर्कर्स या फैक्ट्री मैनेजर सुपरवाइजर्स के लिए होगा. शॉप फ्लोर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअल में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे काम कैसे करवाना है, कैसे उनको मैनेज करना है, उसके प्रिंसिपल्स हैं आपके गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. ये बात याद रखना. नेक्स्ट प्रिंसिपल्स क्या हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के? फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. यानी कि आपको रूल ऑफ थंब को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना है. रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि जो हुआ था वही करना है, आपको साइंटिफिकली कुछ नहीं सोचना, बस एक ब्लाइंडली एक ही रूट को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है, आपको साइंटिफिकली सोचना है. क्या कहता है ये प्रिंसिपल? देयर इज़ ओनली वन बेस्ट वे टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट तरीका है और वो बेस्ट वे को ढूंढ के लाना ही हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है. क्लियर? दिस बेस्ट वे कैन बी डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक स्टडी ऑफ ईच जॉब. हर जॉब को हम साइंटिफिकली स्टडी करेंगे, उसके बारे में देखेंगे. एलिमिनेट्स द रूल ऑफ थंब और ट्रायल एंड एरर अप्रोच. उसके बाद जाके एक बेस्ट वे निकालेंगे. अब बेस्ट वे कैसे पता लगाना है, उसका प्रोसेस क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी के थ्रू आप क्या करो, जो ट्रेडिशनल मेथड हैं जो पुराने टाइम्स चले आ रहे हैं उन मेथड को स्टडी करो कि ये काम कैसे होता है, क्या है वो मेथड्स. फिर यूनिफाइड बेस्ट प्रैक्टिस. उन मेथड्स में से आपको जो जो अच्छा लगेगा उन सबको यूनिफाई कर लो, एक साथ ले लो. डेवलप स्टैंडर्ड मेथड. इनको यूज़ करके एक स्टैंडर्ड मेथड बनाओ कि ठीक है, मैंने देखा कि जब मुझे प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस करना था, इसको प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके थे, उसको मुझे ये 2 तरीके अच्छे लगे, इन दोनों को यूज़ करके मैंने कुछ स्टेप्स बना लिए. स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तब जाके मेरा बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट एक्स बन पाएगा. तो जब मैंने ये स्टेप्स निकाले तो यही मेरे क्या है, बेस्ट वे है या बेस्ट मेथड है इसको प्रोड्यूस करने का. इसका रिजल्ट क्या आएगा? दिस विल रिजल्ट इन सेविंग ऑफ ह्यूमन एफर्ट, टाइम एंड मटेरियल. और जब इसी बेस्ट वे को यूज़ करके आप हर बार प्रोडक्ट एक्स को इन्हीं तरीके से बनाओगे तो बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके ह्यूमन एफर्ट्स जो हैं वो भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और आपका मटेरियल भी वेस्टेज कम होगी. क्लियर? नाउ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. क्या कहता है ये प्रिंसिपल? मैनेजर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. जो मैनेजर्स हैं वो मैनेजमेंट यानी कि टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं और वर्कर्स, उनके बीच में एज अ लिंक काम करता है. अब जब ये लिंक का काम कर रहे हैं तो इनके बीच में कभी कभी क्या हो जाता है बेटा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में. तो अकॉर्डिंग टू टेलर, prosperity for the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity for the employees and vice versa. यानी कि अगर सिर्फ एम्प्लॉयर की प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करोगे, सिर्फ कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करोगे कि कंपनी है हमारी तो XYZ कंपनी है और इसकी ही ग्रोथ के लिए हमें सब कुछ करना है, प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, और अब वर्कर्स के इंटरेस्ट को, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर कर दो,
तो वो ज़्यादा टाइम तक आपकी कंपनी अच्छे से रन नहीं कर पाएगी सक्सेसफुली। सिमिलरली अगर वर्कर्स का ही इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाए और ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर कर दिया जाए, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो प्रोस्पेरिटी एक दूसरे की डिपेंड करती है आपस पे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही ना। जहाँ पे अगर दो लोग काम करते हैं तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही हैं। यहाँ तो दो ग्रुप की बात है, लोगों की भी बात नहीं है। दो ग्रुप्स हैं, मैनेजमेंट है और आपके वर्कर्स हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो ऑब्वियसली होंगे। बट ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, मिनिमाइज दिस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जल्दी से जल्दी उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रूल आउट कर दो। क्लियर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट शुड, ये प्रिंसिपल आगे क्या कहता है, मैनेजमेंट शुड शेयर द प्रॉफिट with the workers and workers should work hard work and be willing to embrace change for the welfare of the company। ये कह रहा है कि जब भी मैनेजर्स ये बोलें कि आपको ये चेंजेस करने हैं, आपको ट्रेनिंग लेनी है या आपको ये पर्टिकुलर काम करना है, इसी में हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाएगा, तो वर्कर्स को उसमें उनका साथ देना चाहिए। और जब वर्कर्स अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और चेंजेस को भी एम्ब्रेस कर रहे हैं, उससे होने वाला प्रॉफिट मैनेजमेंट को किसको डिवाइड करना चाहिए, किसको देना चाहिए, वर्कर्स को देना चाहिए। क्लियर। टेलर कॉल्ड फॉर मेंटल रिवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है कि मेंटल रिवोल्यूशन है क्या। और बिजनेस स्टडीज़ तो केस स्टडीज़ ही आती हैं बिजनेस में, तो केस स्टडीज़ में भी आपको एक केस स्टडी दे दी जाएगी और वहाँ पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की एब्सेंस है। तो मेंटल रिवोल्यूशन के ऊपर केस स्टडीज़ आती हैं बेटा कि ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स, दोनों को अपने थॉट प्रोसेस चेंज करना है, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है। और ये बात समझनी है कि हम दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, एक साथ मिलके ही काम कर सकते हैं। अगर दोनों अलग अलग हो गए तो ना तो वर्कर्स के लिए अच्छा होगा और ना ही मैनेजर्स के लिए या मैनेजमेंट के लिए अच्छा होगा। बोथ शुड रिकग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंसी, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, इस बात को दोनों को ही समझना पड़ेगा। बोथ शुड एम टू इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस, और दोनों का ही एम क्या होना चाहिए कि जो हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनका साइज, सरप्लस का साइज हम क्या कर दें बेटा, इंक्रीज़ कर दें। वही मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि मैनेजर्स की भी प्रॉफिट तभी इंक्रीज़ होंगे जब सरप्लस इंक्रीज़ होगा। और वर्कर्स को, क्योंकि यहाँ पे दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं और मेंटल रिवोल्यूशन लेके आए हैं, तो मैनेजमेंट ये प्रॉफिट में शेयर वर्कर्स को भी ऑब्वियसली देगा। क्लियर। नेक्स्ट, कॉपरेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी में हम क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। पर वो हार्मनी आएगी कैसे, मैनेजमेंट कितना ही ट्राई कर ले, वर्कर्स उनको अपोज करेंगे ही। वर्कर्स कितना ही अच्छा काम कर लें, लेकिन मैनेजमेंट उनको अप्रिशिएट नहीं करेगा, उनकी सैलरी नहीं बढ़ाएगा, उनको प्रॉफिट में शेयर नहीं देगा, तो कैसे हार्मनी आएगी, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही ना। तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कॉपरेशन की। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, इसी का एक्सटेंशन है कॉपरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, पूरी तरह से कॉपरेशन होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म शुड बी प्लेस्ड विद कॉपरेशन, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचे, ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचे। कोई डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, वो सोचे कि बस मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, मुझे अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करने हैं। R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, वो सोचे बस मुझे अपने गोल्स अचीव करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी इन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन होना चाहिए, वर्क का भी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज देयर ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ को लगता है कि मैं ये सजेस्ट करूँ तो हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएं, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जाएगा और उनको वो सजेशन देगा। लेकिन मैनेजमेंट को भी ये बात सुननी चाहिए, दे शुड नॉट क्लोज देयर ईयर्स। मैनेजमेंट ये सजेशन ले एंड इन केस इस सजेशन से कॉस्ट कम होती है या आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है, परफॉर्मेंस मतलब आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है या प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो इस सजेशन देने वाले को क्या किया जाए, रिवॉर्ड किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए।
ये आपको कुछ सुना सुना लग रहा होगा। हमने जब 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे बेटा, तो उसमें हमने एक प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव किया था। वो यही कह रहा था कि हर अच्छी एक कंपनी में सजेशन सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जाएं और अपने सजेशंस दें, और अगर उनके सजेशंस की वजह से, उनके इनिशिएटिव की वजह से आपको फ़ायदा होता है, आपकी कंपनी को फ़ायदा होता है, तो वो सजेशंस हमें रिवॉर्ड करने चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्लियर? तो सेम कॉपरेशन भी कह रहा है, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन रिजल्टिंग इन एफिशिएंसी शुड बी रिवॉर्डेड, देयर शुड बी एन ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी अडॉप्टेड। ये पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ये स्टाइल ज़्यादातर जापानीज़ कंपनीज़ में आपको देखने के लिए मिलता है। जो जापानीज़ कंपनीज़ हैं उनका कल्चर ऐसा है कि वो क्या करते हैं बेटा, उनके यहाँ जो मैनेजर है वो हर एम्प्लॉय को ट्रीट करता है एज अ फैमिली मेम्बर। कैसे ट्रीट करता है? एज अ फैमिली मेम्बर। और बदले में, क्योंकि जब वो फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कर रहा है, तो एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से दोनों का ही फ़ायदा होता है। ऑर्गेनाइजेशन भी स्मूथली रन होता है, गोल्स भी अचीव होते हैं, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी वर्कर्स के फुलफ़िल हो जाते हैं। इसे बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। तो वो वाला स्टाइल मैनेजर को अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसा एफ.डब्ल्यू. टेलर बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। एक पर्सन की क्या लिमिट है डेवलपमेंट की, वो कितना डेवलप हो सकता है, उतनी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी उस पर्सन को दी जाए। यानी कि कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट कुछ गिने चुने लोगों को ही वो अपॉर्चुनिटीज़ दे और बाकी सबको नेगलेक्ट कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी को इक्वल मौका मिलना चाहिए। So, efficiency of an organization largely depends on the efficiency of its employees. Said that efficiency could be built right from the process of staffing. जब staffing करते हो, staffing का process आप करते हो, staffing आपको याद है हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 1 में? staffing का मतलब है right जॉब के लिए right टाइम पे राइट पर्सन को ढूंढना और उसको वहाँ पे लेके आना, ही हमारा प्रोसेस है स्टाफिंग का। ठीक है? तो स्टाफिंग जब आप कर रहे हो, लोगों को रिक्रूट कर रहे हो कंपनी में काम करने के लिए, उसी टाइम पे आप अपनी एफिशिएंसी मेंटेन कर सकते हो। कैसे? जो स्टाफिंग प्रोसेस है वो साइंटिफिकली होना चाहिए। जो आप काम दे रहे हो, जो जॉब दे रहे हो किसी भी एम्प्लॉय को, उस एम्प्लॉय की फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाना चाहिए ताकि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो। एफिशिएंट एम्प्लॉय ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और इससे दोनों की प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉय की भी और ऑर्गेनाइजेशन की भी। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आया है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता यू कैन कमेंट, आप कभी भी किसी भी टाइम पे कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है? तो ये 4 प्रिंसिपल्स से साइंटिफिक मैनेजमेंट के गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ टेक्निक्स भी दी हैं कि साइंटिफिकली कैसे मैनेज किया जाए। प्रिंसिपल्स तो हैं ही, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं। फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या कहता है? दिस टेक्निक एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन एट द फैक्ट्री लेवल। फैक्ट्री लेवल में जो सुपरविजन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, याद है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कह रहा था? देयर शुड बी ओनली वन बॉस ओवर अ सुपीरियर। एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय के 2 या 2 से ज़्यादा बॉस हैं और वो 2 जगह से कमांड लेता है, ऑर्डर्स लेता है, तो कन्फ्यूजन होगी, केओस क्रिएट होगा और इस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। यही पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर फंक्शनल फॉरमैनशिप इसका बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है। ये कह रहा है कि एक पर्सन के ऊपर कितने बॉस होने चाहिए बेटा? 8 बॉस होने चाहिए, 8 बॉस होने चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको समझते हैं।
अकॉर्डिंग टू टेलर ऑल द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ फॉरमैन कैन नॉट बी फाइंड इन अ सिंगल पर्सन। एक अच्छे सुपरवाइज़र की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो सारी क्वालिटीज़ कभी भी एक पर्सन में नहीं मिल सकती। इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि हमें 8 स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सटेंशन है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन का। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या बोला था कि आपको एक काम करना है और इसमें आपको 5 स्टेप्स लेने हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब एक पर्सन अकेला ये पांचों चीज़ें नहीं कर पाएगा इक्वली एफिशिएंट मैनर में। हो सकता है कि वो एक स्टेप या 2 स्टेप बहुत अच्छे से कर ले पर बाकी तीनों में उसका स्पेशलाइजेशन ना हो, उसके पास वो स्किल्स ना हो। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि जो आपका काम है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और 5 जॉब क्रिएट कर दो, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5। अब जिस पर्सन की स्पेशलाइजेशन इस पर्टिकुलर टास्क में है उसको इस काम को करने के लिए दे दो, सेकंड पर्सन को ये दे दो, थर्ड को ये, फोर्थ को ये, फिफ्थ को ये। जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसको वो काम करने के लिए दे दो। ठीक है, जैसे हर टीचर हर सब्जेक्ट को पढ़ाने में स्पेशलाइज नहीं होता, हर डॉक्टर हर बीमारी का इलाज बताने में स्पेशलाइज्ड नहीं होता, तो ऐसे ही हर पर्सन हर काम को करने में स्पेशलाइज्ड नहीं होगा। जिसकी स्किल्स जिस काम के लिए बेटर मैच कर रही हैं उसको वो काम करने के लिए दो। और जब वो पर्सन कॉन्टिन्यूसली एक ही काम को करता रहेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो स्पेशलाइजेशन आ ही जाएगा। ठीक है, तो यही फंक्शनल फॉरमैनशिप कह रहा है कि एक पर्सन में वो सारी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती जो एक अच्छे सुपरवाइज़र में होनी चाहिए। तो भैया किसको लेके आओ, 8 स्पेशलिस्ट को लेके आओ। अब अकॉर्डिंग टू दिस जो वर्कर है वो ऑर्डर्स लेगा 8 स्पेशलिस्ट से इंस्टेड ऑफ 1। ये जो प्रिंसिपल है ये वॉयलेट करता है बेटा यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को जो फ्योल ने दिया था। अब ये 8 स्पेशलिस्ट कौन होंगे इनको समझते हैं। फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर के अंडर 2 डिपार्टमेंट बना देंगे, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज। हम 2 पार्ट्स में अपने स्पेशलिस्ट को डिवाइड कर देंगे, ये चारों हमारे प्लानिंग इंचार्ज हैं और ये चारों हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज हैं। ठीक है, अब प्लानिंग इंचार्ज में कौन कौन है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज में कौन है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ये 8 मिलके एक वर्कर को सुपरवाइज करेंगे, यानी कि हम ये नहीं कहेंगे 8 सिर्फ एक को करेंगे, ये एक इन 8 के अंडर है ये बोलेंगे। हो सकता है इन 8 स्पेशलिस्ट के अंदर बहुत सारे वर्कर्स हों बट एक वर्कर के ऊपर 8 बॉस होंगे। कितने बॉस होंगे, 8 बॉस होंगे। ये फंक्शनल फॉरमैनशिप बोल रहा है। अब ये जो 8 स्पेशलिस्ट हैं इनका क्या काम है, इनके क्या फंक्शंस हैं। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करेगा वर्कर्स के लिए, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देगा ये काम करना है। अब इंस्ट्रक्शंस दे दी लेकिन काम करने का स्पेसिफिक रूट कौन बताएगा, रूट क्लर्क बताएगा। रूट क्लर्क ने स्पेसिफिक रूट बता दिया, काम शुरू कर दिया वर्कर्स ने, लेकिन वो कितना टाइम ले रहे हैं, कितनी कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट शीट, टाइम शीट एंड कॉस्ट शीट क्या होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें हम डेटा मेंटेन करते हैं किसी काम को करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना टाइम आ रहा है, और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है टाइम और कॉस्ट तो उसको कैसे कंट्रोल करना है उसका तरीका ढूंढते हैं। तो वो कौन करेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क करेगा। अब ये सब जब हो रहा है तो उस टाइम काम में डिसिप्लिन हो ये कौन इंश्योर करेगा, डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन इंचार्ज में जो 4 लोग हैं उनका क्या काम है, पहला है स्पीड बॉस। अब ये काम हो रहा था, सारा काम करते करते देखना है हमें कि काम स्पीडली हो रहा है या नहीं हो रहा, टाइम पर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, एक्यूरेटली हो रहा है या नहीं, वो काम कौन देखेगा, स्पीड बॉस। जब काम हो रहा है तो शुरू होने से पहले प्रोडक्शन फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू होने से पहले सारी मशीन्स, सारे इनपुट्स वर्किंग कंडीशन में है या नहीं वो कौन देखेगा, गैंग बॉस। अगर कोई मशीन या कोई भी टूल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उसको रिपेयर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे किसका रोल आ जाता है, रिपेयर बॉस का। अब ये सब हो रहा है, रिपेयरिंग भी हो गई, प्रोडक्शन हो गया, डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, सब कुछ हो गया, आउटपुट प्रोड्यूस हो गया, तो अब वो आउटपुट की क्वालिटी सही है या नहीं है ये कौन देखेगा, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर चेक करेगा कि आपकी वर्क की क्वालिटी कैसी है। तो ये 8 स्किल्स चाहिए होती हैं जो एक परफेक्ट सुपरवाइज़र में होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, अकॉर्डिंग टू FW टेलर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक अकेला पर्सन ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाए एफिशिएंटली, इसलिए उसने बोला कि हम 8 स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करेंगे। क्लियर। नाउ सेकंड मेथड है
सेकंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। वर्क को स्टैंडर्डाइज कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, एक बेस्ट तरीका ढूंढना। चाहे वो अगर स्टैंडर्ड आउटपुट है तो बेस्ट आउटपुट ये है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है, सबसे सुंदर दिखने वाला ये है, हर कप ऐसा ही होना चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट। मेरे को ये स्टेप्स लेने हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 लेके मुझे ये कप प्रोड्यूस करने हैं, इन कप्स को मैन्युफैक्चर करना है और यही बेस्ट तरीका है कप्स को मैन्युफैक्चर करने का। इसमें मेरी मिनिमम कॉस्ट आती है और मेरी प्रोडक्शन और एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो जाती है। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मेथड। तो स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मेथड आपको समझ में आ गया, मैंने पहले भी समझाया, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। हर बिजनेस एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड सेट कर दो। आउटपुट मैक्सिमम कितना होना चाहिए पर आवर या पर डे, कॉस्ट पर यूनिट मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए, टाइम मैक्सिमम कितना लगना चाहिए, वेजेस हमें कितने, हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट कर दो कि यही हमारा स्टैंडर्ड तरीका है काम को करने का। दी स्टैंडर्ड्स मस्ट बी फॉलोड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान हमें ये सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। क्यों करना है स्टैंडर्डाइजेशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट रिड्यूस ऑल प्रोडक्ट्स टू फिक्स टाइप्स साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सबका सेम साइज़ होगा, सेम फीचर्स होंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी मेंटेन करना, आपने बता दिया कि ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, सारे ही प्रोडक्ट ऐसे बनने चाहिए, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड हम अप्लाई करेंगे तो एक्सीलेंस एंड क्वालिटी आपकी मेंटेन रहेगी। स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन दोनों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस हम सेट कर देते हैं कि आपको मिनिमम इतनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करके चलना है। एंड लास्टली इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो भी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं अगर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे। क्लियर। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या है बेटा, जब हम ये नहीं पता होता कि हमें क्या काम करना है क्या नहीं करना, तो हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे काम के बीच में फंस के रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, केओस क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एम्बिगिटी क्रिएट हो जाती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हो, एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा लेते हो और देखते हो कि उससे आपका आउटपुट नहीं निकल के आ रहा, प्रोडक्टिविटी आपकी डाउन जा रही है एफर्ट्स बहुत ज़्यादा देने के बाद भी, आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं। आप एक काम को 4-4 बार रिपीट कर रहे हो पर आपको समझ नहीं आ रहा कि रिपीटिशन क्यों हो रही है। ये सब कब होगा, जब आपका जो वर्किंग कंडीशन है या जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो FW टेलर ने बोला उसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे कर दो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है जितनी भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं जो आपको प्रोडक्टिव नहीं लग रही उन सबको एलिमिनेट कर दो। इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज की इन्वेंट्री को रिड्यूस करो, यानी कि जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही इन्वेंट्रीज़ लेके आओ, उतना ही रॉ मटेरियल लेके आओ। और टर्नओवर यानी कि सेल्स, टर्नओवर मीन्स सेल्स को इंक्रीज़ कर दो। रिजल्ट इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर मशीन एंड टूल, ये सब की कॉस्ट को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज़ वर्क स्टडी टेक्निक्स। वर्क स्टडी टेक्निक्स में 4 चीज़ें आती हैं, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी। सबको एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या कहता है, इट इज़ कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द बेस्ट मेथड। आप बार बार देखोगे साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ते हुए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ते हुए एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। हर चीज़ को करने का बेस्ट तरीका ढूंढ लो, वही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो मेथड स्टडी भी क्या कह रही है कि वन बेस्ट मेथड लेके आ जाओ फ्रॉम सेवरल अवेलेबल मेथड्स। बहुत सारे अवेलेबल मेथड्स हैं एक काम को करने के, एक टास्क को पूरा करने के, उसका बेस्ट मेथड ढूंढो। इसका ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। इससे क्या होता है, आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होती है, क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है। इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो रॉ मटेरियल को परचेज़ करने से लेकर कस्टमर तक डिलीवर करने तक आपने रॉ मटेरियल परचेज़ करा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी और उसके बाद जाके ये प्रोडक्ट कस्टमर को मिला। तो यहाँ तक जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, हर एक्टिविटी का वन बेस्ट मेथड ढूंढो, ये मेथड स्टडी बोलती है। क्लियर। मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहती है, दिस टेक्निक स्टडी दी मूवमेंट्स जैसे लिफ्टिंग, पुटिंग, सिटिंग, चेंजिंग
पोजीशन, जब हम एक वेल डिफाइंड जॉब कर रहे हैं, फैक्ट्री में कोई काम चल रहा है, तो हम कुछ चीज़ों को लिफ्ट करते हैं, इधर उधर रखते हैं, कहीं बैठ जाते हैं या कुछ एम्प्लॉयज़ बैठ जाते हैं, या हम पोजीशन चेंज करते हैं कुछ चीज़ों की, तो उन सारी मूवमेंट को स्टडी करते हैं पहले तो, ठीक है। और उसमें से हम देखते हैं कि कुछ मूवमेंट्स हमारी प्रोडक्टिव हैं, यानी कि ज़रूरी हैं वो मूवमेंट्स, और कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं अनप्रोडक्टिव हैं या रिपीटेटिव हैं। तो ये स्टडी क्या करती है, जितनी भी अननेसेसरी और वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर देती है। इससे हमारा टाइम का वेस्टेज मिनिमाइज़ हो जाता है और जॉब एफिशिएंसी, जॉब को करने की एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, मैक्सिमाइज़ हो जाती है। ये कैसे होगा, टेलर ने बोला, इसके लिए आप स्टॉप वॉचेस या बहुत सारे सिंबल्स, कलर्स, ये सब यूज़ कर सकते हो अलग अलग मोशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर उनको स्टडी करो और देखो कि क्या क्या अनप्रोडक्टिव है, उन सबको एलिमिनेट कर दो। दिस इज़ मोशन स्टडी, सिंपल। नेक्स्ट, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी, फटीग मतलब थकान। आप बहुत देर तक पढ़ते रहो, 8 घंटे पढ़ सकते हो लगातार, नहीं पढ़ सकते। 4 घंटे पढ़ सकते हो, कुछ बच्चे पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो मैक्सिमम अगर आपका रिटेंशन रेट 1 आवर है और आपको 8 घंटे पढ़ना है, तो आप क्या करोगे? सबसे अच्छा तरीका है 1 घंटे पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 1 घंटे पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ऐसे 4 घंटे पढ़ते रहो। 4 घंटे बाद 1 घंटे का ब्रेक लो, 1 घंटे बाद दोबारा से फिर 1 आवर 10 मिनट्स का ब्रेक रिपीट करो, है ना। सबसे बेस्ट तरीका मुझे तो यही लगता है, अगर हमें 8 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे पता चला कि मुझे हर घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, और जब 4 घंटे हो जाएंगे तो मुझे कम से कम 1 घंटे का ब्रेक चाहिए? ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। मेरे लिए ये है, हो सकता है कोई ऐसे पढ़ना पसंद करता है कि वो 30 मिनट्स पढ़ेगा, 10 मिनट्स का ब्रेक लेगा, फिर 30 मिनट पढ़ेगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेगा, और ऐसे वो पूरा दिन पढ़ता रहेगा। हो सकता है कोई पर्सन कहे, कोई स्टूडेंट कहे मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं हाफ एन आवर का 30 मिनट्स का ब्रेक ले लूँगा, और फिर मैं 2 घंटे पढ़ लूँगा, फिर 30 मिनट्स। मतलब अलग अलग डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन। लेकिन पता कैसे चल रहा है? पता ऐसे चल रहा है कि एक्सपीरियंस से पता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता चला बाय एक्सपीरियंस कि मेरा हमने अपनी फटीग स्टडी करी कि हमें कब थकान होती है और वो थकान मिटाने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, है ना। तो ऐसे ही मैनेजर्स भी ये देखते हैं कि फैक्ट्री में जब वर्कर्स काम करते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो भी थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। जब टायर्ड होते हैं तो क्या होती है, उनकी एफिशिएंसी बेटा डिक्रीज़ होने लग जाती है, और इसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ता है? आपके आउटपुट पे पड़ता है इसका डायरेक्ट असर, ठीक है। तो फटीग स्टडी क्या कहती है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस अगर वर्कर्स को एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो फिजिकली मेंटली टायर्ड हो जाएंगे। रेस्टिंग इंटरवल हेल्प करेगा एनर्जी को रिगेन करने में और दोबारा सेम कैपेसिटी से काम करने में। ये जो स्टडी है ये फोकस करती है ये पता लगाने में कि कितना अमाउंट और क्या फ्रीक्वेंसी चाहिए रेस्ट की, रेस्ट का कितना अमाउंट चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी पे चाहिए, कितने बार हमें रेस्ट चाहिए एक टास्क को कंप्लीट करते हुए। देयर कैन बी मैनी कॉजेज़ ऑफ फटीग। फटीग के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। हो सकता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, या फिर आप अनसुटेबल वर्क कर रहे हो जो आपके लिए नहीं बना, पुअर रिलेशनशिप्स हैं आपके कलीग के साथ। अगर पुअर रिलेशनशिप से आप स्ट्रेस में रहोगे तो भी आप बहुत जल्दी थक जाओगे, मेंटली टायर्ड हो जाओगे, या वर्किंग कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, कुछ भी इसमें रीजंस हो सकते हैं। तो फटीग स्टडी क्या कहती है कि एक तो आप इन सारे फैक्टर्स को एड्रेस करो, देखो कि किस वजह से लोगों को थकान हो रही है। फिर अगर कोई ऐसा तरीका है जिसको आप ये जो फैक्टर है उसको ही एलिमिनेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन दे दो, उनको स्ट्रेस कम से कम हो, इस चीज़ का ध्यान रखो। ऑल्सो उनको एडिक्वेट इंटरवल पे टाइम टू टाइम उनको क्या दो, रेस्ट करने के लिए भी दो, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड फटीग स्टडी। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहता है, ये तो बहुत सिंपल है। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर ऑफ रीजनेबल स्किल एंड एफिशिएंसी इन गेटिंग अ जॉब डन। एक जॉब को पूरा करने में जिस एक वर्कर को कितना टाइम लगता है, वो वर्कर रीजनेबली एफिशिएंट होना चाहिए, उसके पास स्किल्स होने चाहिए उस काम को करने के लिए। अब आपको ये बोल दो कि 12th क्लास के मैथ्स की एक क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को या मैट्रिक्स के क्वेश्चन को 10th क्लास का स्टूडेंट कितनी देर में सॉल्व करेगा? कर ही नहीं पाएगा। या जिसने मैट्रिक्स पढ़ा नहीं है वो कितनी देर में सॉल्व कर लेगा? वो भी नहीं कर पाएगा। तो रीजनेबल एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, और फिर देखो कि ये क्वेश्चन वो कितनी देर में या ये चैप्टर वो कितनी देर में कर पा रहा है, तो उससे स्टैंडर्ड टाइम पता चलेगा कि स्टैंडर्ड टाइम ये लगेगा इस जॉब को करने में।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पता लगाना कि हमें एक काम को करने में कितने लोगों की ज़रूरत है। अगर एक एम्प्लॉय जिसके पास रीजनेबल एफिशिएंसी है वो 30 यूनिट्स बना देता है 1 घंटे में, 30 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस कर देता है, और मुझे 3000 यूनिट्स की ज़रूरत है, 1 घंटे मुझे 3000 यूनिट्स बनवानी है, तो मेरे को कितने एम्प्लॉयज़ लगेंगे बेटा, 100 एम्प्लॉयज़। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने रिक्वायर्ड हैं, 3000 बाय 30 कर दिया, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने रिक्वायर्ड हैं उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम स्टडी करते हैं। टाइम मेजरिंग डिवाइसेस आर यूज्ड, इसके लिए टाइम मेजरिंग डिवाइस यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम को पूरे टास्क के लिए फिक्स किया जाता है। दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ टास्क, की वॉल्यूम क्या है टास्क का और कितनी बार वो टास्क करना है। साइकिल टाइम ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एंड टाइम मेजरमेंट कॉस्ट क्या आ रही है। अगर इस प्रोसेस को करने में ही मेरा बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है तो ऐसा प्रोसेस मत करो, कुछ वर्कर्स को लेके आओ और उनसे काम कराओ, ठीक है। अगर टाइम मेजरमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो फिर हम ये इतना फ्रिक्वेंटली अडॉप्ट नहीं करेंगे ये टेक्निक। क्लियर। ना लास्ट है आपका डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है, आपने देखा होगा जनरली अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, सारे टारगेट्स अचीव करता है, तो उसको क्या मिलता है बेटा, प्रमोशन मिलता है। और फिर जिनको प्रमोशन नहीं मिला, जो रह गए, वो ट्राई करते हैं कि हमें भी प्रमोशन मिले, कैसे मिलेगा, हम भी अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें, ऐसा होता है। तो यानी कि जितने भी एफिशिएंट या मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेजमेंट रिवॉर्ड करता है इन अ सर्टेन मैनर। इससे ये तो मोटिवेट होते हैं और अच्छा काम करने के लिए, इसे पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं, और ये भी मोटिवेट होते हैं अच्छा काम करने के लिए, पॉजिटिव मोटिवेशन। लेकिन इनमें से एक एम्प्लॉय जिसने बड़ा ही बेकार काम किया उसको क्या कर दिया, डिमोट कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। ये मोटिवेशन पॉजिटिव नेगेटिव हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यानी कि किसी ना किसी तरीके से मैनेजमेंट हमेशा क्या करता है, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करता है, या डिस्क्रिमिनेट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि पता लगाता है, अलग अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है एफिशिएंट वर्कर्स एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स को। एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड करता है और इनएफिशिएंट वर्कर्स को मोटिवेट करता है कि तुम भी एफिशिएंट बन जाओ भैया, ताकि तुम्हारा भी फ़ायदा हो। ये हो गई मैनेजमेंट की बात। ऐसे ही फैक्ट्री में भी, फैक्ट्री लेवल पे भी वर्कर्स को हम इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर्स में। तो FW टेलर ने क्या कहा कि आप डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम लेके आओ। ये क्या है इसको समझते हैं। ये जो टेक्निक है ये एम करती है कि एफिशिएंट को लेस एफिशिएंट वर्कर से अलग किया जाए। अकॉर्डिंग टू दिस एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट कर दो और फिर उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेज़र करो, ठीक है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट कर दी कि 1 घंटे में आपको इतना काम करना है, 100 यूनिट बनानी है, और फिर हर वर्कर ने कितनी यूनिट बनाई उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से मेज़र करो, ठीक है। एफिशिएंट वर्कर्स जो हैं जिन्होंने इतना अचीव कर लिया या ओवर अचीव कर लिया उनको तो अवॉर्ड करो, और जो लेस एफिशिएंट हैं उनको मोटिवेट करो कि आप इम्प्रूव करो अपनी एफिशिएंसी। अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। इनको तो जिन्होंने 100 यूनिट्स बना दी उनको तो आपने बोल दिया वेरी गुड बेटा लगे रहो, और जिन्होंने 80 यूनिट्स बनाई उनको बोल दिया अरे तुम भी तो काम करो और काम करो, तुम भी 100 यूनिट्स बनाओ। तो ऐसा करने से तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, फिर ये बोलेगा कि मेरा क्या फ़ायदा है, हम दोनों को इक्वल पे मिल रही है, मैं भी 1000 रुपीज़ पर आवर कमा रहा हूँ और मैं भी 1000 रुपीज़ पर आवर कमा रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा हो रहा है, इसको क्या फ़ायदा हो रहा है। ये आगे से काम करना बंद कर देगा और ये सोचेगा अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्यों 100 यूनिट्स बनाऊँ, मेरा तो काम चल ही रहा है। तो वो 80 ही बनाता रहेगा या बाद में और कम बनाना शुरू कर देगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अंडर दिस 2 वेज सिस्टम्स आर सेट, 2 वेज रेट सेट करेंगे। जिसने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दी उसको हम 100 रुपये पर आवर देंगे, और जिसने इससे कम दिया है उसको हम 80 रुपीज़ पर आवर ही देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्टैंडर्ड 2 वेज सेट करोगे, एफिशिएंट वर्कर के लिए अलग और इनएफिशिएंट वर्कर के लिए अलग। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक फैक्ट्री में 2 वेज रेट सेट किए गए। 100 आउटपुट, अगर आपने 100 से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं तो आपको 100 रुपीज़ पर यूनिट मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने 100 के इक्वल या उससे कम इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, 2 वेज रेट है। वेज रेट 1 क्या कह रहा है, ₹100 फॉर आउटपुट लेस देन 100 यूनिट्स। अगर आप 100 यूनिट से कम बनाते हो तो आपको 100 रुपीज़ ही मिलेंगे, ठीक है।
लेकिन आप 100 यूनिट से ज़्यादा या उसके इक्वल बना लेते तो आपको 120 रुपीज़ मिलेंगे। तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसका पर यूनिट के अकॉर्डिंग उसकी वेजेस भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो वर्कर ए ने बेटा 95 यूनिट्स बनाई, यानी कि उसको वेज रेट 1 मिलेगा। 100 यूनिट से कम प्रोड्यूस किया, उसका वेज रेट बना 9500 1 घंटा काम करने के, ठीक है। वहीं पर वर्कर बी ने 110 यूनिट्स बनाई, यानी कि 100 से ज़्यादा बनाई, वेज रेट 2 अप्लाई होगा। 120 इंटू 110, इसको 1 घंटे काम करने के 13,200 रुपये मिले। तो दोनों को ही क्या हुआ, डिफरेंस है 3,700 का। वर्कर बी ने वर्कर ए से 3,700 ज़्यादा कमाए 1 घंटे में काम करके। तो अब क्या होगा, वर्कर भी फ्यूचर के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा कि अच्छा 10 यूनिट ज़्यादा बनाने से मेरा इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो मैं थोड़ा और ज़्यादा बनाऊंगा और मैं अपनी एफिशिएंसी मेंटेन रखूंगा या और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूंगा। वहीं पे वर्कर ये देखेगा कि मैंने इतना कम अर्न किया जस्ट बिकॉज मैंने 5 यूनिट्स कम बनाए और वर्कर बी ने इतना ज़्यादा अर्न किया, तो मैं भी आगे से अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ाऊंगा और ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगा। दोनों ही मोटिवेट हो जाएंगे। वर्कर ए विल गेट मोटिवेटेड टू अर्न मोर बाय बीइंग मोर प्रोडक्टिव इन फ्यूचर। ये है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 4 प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। और टेक्निक्स क्या हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, जिसको हमने वर्क स्टडी के अंडर पढ़ा था। 4 टेक्निक हैं। 4 टेक्निक में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये चारों आती हैं वर्क स्टडी के अंडर। क्लियर, ये हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपका चैप्टर 2 होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके भी मुझे बता दो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। कुछ भी कहीं भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में या फिर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।